स्वागत है आपका बिलासा कृषि कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका लेक्चर वीडियो है, क्योंकि हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कपास। इसको कहा जाता है कॉटन। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉटन। हिंदी में कहते हैं इसको कपास। तो सब सब्जेक्ट की तरह जितने भी अभी हम लोग क्रॉप वगैरह देखे, सब में जनरल इन्फॉर्मेशन देखे थे, वैसे ही इनमें जो जनरल बातें हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहले तो इसको याद रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना। क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना, या बोलते हैं इसको वाइट गोल्ड। क्या बोलते हैं? वाइट गोल्ड। सफ़ेद सोना कहा जाता है, और इसको कहा जाता है किंग ऑफ फाइबर। रेशों का राजा, जो रेशा रहता है उसका राजा किसको कहा जाता है? तो ये कॉटन जो कपास है उसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसका बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है क्या है? गॉसिपम स्पीसीज। गॉसिपियम स्पीसीज, क्योंकि इसके बहुत सारे स्पीसीज है, लगभग 20 इसके स्पीसीज है, लेकिन मात्र जो 4 जो स्पीसीज है, जो प्रजाति है, सिर्फ वही कल्टीवेटेड किया जाता है, उन्हीं बस को उगाया जाता है। और इंडिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां चारों प्रकार के जो स्पीसीज है उसको उगाया जाता है। तो किसको कितने मात्रा में उगाते हैं आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका फैमिली की बात करेंगे, फैमिली है मालवेसी। क्या है? मालवेसी। मालवेसी है इसका फैमिली। और इसको याद रखना, किसको? भिंडी। भिंडी भी इसी फैमिली के अंतर्गत आता है, जिसको कहा जाता है ओकरा। क्या कहते हैं? ओकरा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर। तो इसके अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के अनुसार, कोई डिप्लॉयड है, कोई टेट्राप्लॉयड है, उसके अनुसार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है उसके अनुसार है इसका 2n=52। ठीक है, 52 इसका क्या है? क्रोमोसोम नंबर है। ओरिजिन की बात करेंगे तो इसका जो ओरिजिन है वो है इंडिया। किसी किसी बुक में आपको दिखेगा मैक्सिको। ठीक है। एरिया और प्रोडक्शन की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा पहले एरिया और प्रोडक्शन था महाराष्ट्र। कहाँ था? महाराष्ट्र। अब वो सेकंड पोजीशन पे हो गए। सबसे ज़्यादा अगर एरिया प्रोडक्शन की बात करेंगे तो है गुजरात। कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, याद रखना, गुजरात में भी सबसे ज़्यादा एरिया और प्रोडक्शन है, वहाँ हो गया क्षेत्रफल। और उत्पादन में सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुजरात में। पहले महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र अब आ गया सेकेंड नंबर पे। नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिनेशन। तो इसमें कौन सा पॉलिनेशन पाया जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाता है कि क्रॉस पॉलिनेशन पाया जाता है? और तीसरा होता है ऑप्टेन पॉलिनेशन। तो इसमें पाया जाता है ऑप्टेन क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर? इन्फ्लोरेंस की बात करें, इनके फ्लावर जो होते हैं यानी फूल जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्क्वायर। क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। इनका जो इन्फ्लोरेंस होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। और इनका जो फ्रूट होता है, जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये जो रहता है पहले जब ग्रीन ग्रीन रहता है, ये जो देख रहे हैं अभी तो पूरा सूख गया है, एक पूरी तरह से कवर रहता है, उसको कहा जाता है क्या? बॉल। क्या कहा जाता है? उसको बॉल कहा जाता है। याद रखना, इसके फ्रूट को क्या बोलते हैं? फ्रूट को कहते हैं बॉल, या फिर बोल देते हैं कैप्सूल। कैप्सूल। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रूट को, इनके फल को कहा जाता है बॉल का देते हैं या कैप्सूल का देते हैं, इसको याद रखना है आपको। और एक याद रखना, इनके रूट कैसे टाइप होते हैं? तो इनका रूट जो होता है टेप रूट सिस्टम होता है। क्या ऐसा होता है? टेप रूट सिस्टम। बहुत सारे जो क्लास थे उसमें आपको डिस्कस किया था टेप रूट सिस्टम क्या होता है। तो रूट जो है जनरली 2 तरह से देखे होंगे, एक तो ऐसा रहेगा, मतलब मेन एक जड़ रहेगा, उस जड़ के साथ बहुत सारे रेशा निकले रहते हैं। तो ये जो ऐसा जो रूट रहता है उसको टेप रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेप रूट कहा जाता है। और एक जो देखे होंगे कि ये जो प्लांट है उसके बाद जो ऐसे रहेगा फाइब्रस टाइप का फैला हुआ, मतलब उनका मेन जो जड़ है उसका पता ही नहीं चलता है कि कौन सा मेन जड़ है, कौन सा मेन जड़ नहीं है। तो उसको कहा जाता है फाइब्रियस। क्या कहा जाता है? फाइब्रस रूट कहा जाता है, या रेशेदार रूट कहा जाता है। ठीक है, तो इनका कैसा रहता है? इस टाइप का रहता है। कैसा रहता है? टेप रूट सिस्टम होता है। कैसा होता है? टेप रूट सिस्टम। और फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया, इंडिया के जो बीटी कॉटन के फादर कौन है? तो याद रखना कौन है? C.D. मी। कौन है? C.D. मी है।
टॉक्सिसिटी, इसके जो सीड होते हैं तो इनका जो सीड होता है उसमें क्या पाया जाता है कि टॉक्सिक चीज़ पाया जाता है, जहरीला पाया जाता है। तो किसके कारण होता है? तो जहरीला पदार्थ होता है गॉसिपॉल। गॉसिपॉल क्या होता है? गॉसिपॉल। और इनका जो सीड होता है यानी इनका जो बीज होता है उसमें ऑयल कंटेन होता है, तेल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तेल कितना रहता है इसको मिटा देते हैं। तेल की मात्रा कितना रहता है इनके बीज में? तो इनके जो बीज है, ठीक है, बीज यानी हो गया सीड। सीड में जो ऑयल रहता है, तेल की मात्रा रहता है, वो रहता है 15 से 25% तक। ये क्वेश्चन आता है, इनके बीज में जो रहता है उनमें तेल की मात्रा कितना रहता है? 15 से 25% इनके जो बीज रहता है उसमें तेल की मात्रा रहता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे, इसमें 2 तरह से ब्रांचेस पाए जाते हैं, यानी इनकी शाखाएं कितने रहते हैं? 2 तरह से होते हैं। जैसे एक आपको डायग्राम से समझ आ देते हैं। ये प्लांट हो गया कॉटन का, ठीक है, इस तरह से डायग्राम है। तो ये आप देख रहे होंगे, इसमें 2 तरह से ब्रांचेस दिख रहा होगा। एक तो आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, कौन कौन सा दिख रहा होगा? एक आपको ब्रांचेस दिख रहा होगा ये वाला सफ़ेद वाला, एक दिख रहा होगा येलो वाला। तो जो ये वाला जो ब्रांच होते हैं, ये वाला जो शाखा होते हैं, उनको कहा जाता है मोनोपोडियल। क्या कहा जाता है? मोनोपोडियल। ये जो मोनोपोडियल होते हैं वो वेजिटेटिव स्टेज होते हैं, मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाते हैं, मतलब जो वानस्पतिक वृद्धि होते हैं, ऐसे शाखाओं को क्या कहा जाता है? मोनोपोडियल। क्या कहा जाता है? मोनोपोडियल। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मोनोपोडियल किसको बोलते हैं, और एक होता है सिम्पोडियल। तो इसको कहा जाता है सिम्पोडियल। सिम्पोडियल में ही क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज रहता है। रिप्रोडक्टिव स्टेज मतलब ये जो आप फ्लावर देख रहे हैं, मतलब जो कॉटन लगता है, तो किस में लगता है? ये सिम्पोडियल में लगता है। किस में लगता है? सिम्पोडियल में। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है कि मोनोपोडियल में क्या होता है और सिम्पोडियल में क्या होता है। तो याद रखना, सिम्पोडियल में क्या होगा? तो इसमें होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कह सकते हैं इसको। तो ये जो रहता है, मतलब जो कॉटन बनने का काम होगा किस में होगा? ये वाले ब्रांचेस में, ये वाले, क्योंकि ये जो मेन ब्रांच रहता है मेन से अलग रहता है। मेन ब्रांच से जो जुड़ा रहता है उसको कहा जाता है मोनोपोडियल, जो सिर्फ वृद्धि करने का काम करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। लेकिन जो कॉटन का निर्माण होता है वो सिम्पोडियल जो ग्रोथ होता है या सिम्पोडियल जो ब्रांच होता है उनमें होता है। तो 2 तरह से ब्रांच होते हैं, एक तो मोनोपोडियल ब्रांच होते हैं और दूसरा सिम्पोडियल। ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि कौन सा प्रकार के जो ब्रांच होते हैं उनमें जो कॉटन रहता है वो लगता है। तो याद रखना, जो रिप्रोडक्टिव मतलब जो कॉटन लगने का काम किस में होगा? सिम्पोडियल में। और सिर्फ वृद्धि करने का काम कौन सा रहता है? तो ये मोनोपोडियल। इसीलिए इनमें क्रिया होता है, कौन सा क्रिया? तो याद रखना, टॉपिंग। क्या होता है? टॉपिंग। टॉपिंग क्रिया होता है। नेक्स्ट स्लाइड। टॉपिंग क्रिया होता है। टॉपिंग क्या होता है कि जब प्लांट जो है 1 से 1.5 मीटर, ठीक है, या 1.2 मीटर में पौधा इतना बड़ा हो जाता है, 1 से 1.5 मीटर बोल सकते हैं, या 1.2 मीटर, इतना तक का जब प्लांट बढ़ जाता है, तब उनका ये जो मोनोपोडियल रहता है उसको, उस ब्रांच को हटा देते हैं, ताकि जितना भी जो एनर्जी मिल रहा है, जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, वो किसको मिले? सिर्फ ये सिम्पोडियल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव वाला रहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन है। जैसे क्या है, चना में हम लोग नीपिंग करते हैं, वैसे इसमें क्या किया जाता है?
टॉपिंग किया जाता है। तो जब प्लांट कितना हो जाता है 1 से 1.5 मीटर का या 1 से 1.2 मीटर का हो जाता है तब करते हैं। ये लगभग 80 से 90 दिनों में ये क्रिया किया जाता है। जब हम लोग प्लांट को सोइंग करते हैं उसके 80 से 90 दिनों के बाद ये जो क्रिया है, कौन सा, टॉपिंग। टॉपिंग मतलब उसका टॉप वाला पोर्शन होता है, यानी जो मोनोपोडियल ब्रांचेस होते हैं उसको हटा देते हैं, सिर्फ इसको रखा जाता है। क्योंकि हम लोग का कॉटन किससे प्राप्त होगा, सिर्फ इससे प्राप्त होगा, किससे, ये सिम्पोडियल में। क्लियर, इसको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी स्पीसीज में। तो इसका जो है इसका जो है 20 स्पीसीज है। कितने स्पीसीज है, 20 स्पीसीज। कॉटन का 20 स्पीसीज है। 20 में से मात्र कितने, 4 जो स्पीसीज होते हैं, 4 प्रकार के जो प्रजाति होते हैं वही उगाया जाता है। और इंडिया एक ऐसा देश है, मात्र एक ओनली इंडिया ही ऐसा देश है जिसमें ये 4 स्पीसीज है, वो चारों स्पीसीज को उगाया जाता है। वो 4 स्पीसीज कौन कौन से है, याद रखना। एक ट्रिक है, अर, हर, हिर, बार। अर्क हो गया क्या, गॉसिपियम अर्बोरियम, ठीक है। अर्क क्या हो गया, गॉसिपियम। देखो गॉसिपियम सब में रहेगा, सिर्फ आपको ये याद रखना, अर, हर, हिर, बार। तो पहला जो स्पीसीज है वो गॉसिपियम अर्बियम है, ठीक है, अर्बोसियम है, ठीक है, अर्बोसियम है, अर्बोरियम है, अर्बोरियम, ठीक है, याद रखना। अर्बोरियम तो ये जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। एन इक्वल टू इनका होता है 13 और डिप्लॉयड है मतलब 2 है, तो 13 दूनी 26। तो याद रखना ये डिप्लॉयड होते हैं। कौन सा, ये अरहर। इन दोनों को, अरहर मतलब ये मत समझना ना वो फसल वाला, अरहर मतलब हो गया, ये हो गया अर्बोरियम और दूसरा हो गया हर्बेसियम, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, गॉसिपियम हर्बेसियम, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये जो होते हैं क्या होते हैं, ये भी डिप्लॉयड होते हैं। तो याद रखना इनको और क्या क्या कहा जाता है, तो ये दोनों स्पीसीज होते हैं, उनको इंडियन कॉटन कहा जाता है, ओल्ड कॉटन कहा जाता है और एशियाटिक कॉटन कहा जाता है। याद रखना क्या क्या, एक तो होता है देसी कॉटन या इंडियन कॉटन बोल देते हैं, दूसरा ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड बोल देते हैं, या ओल्ड कॉटन भी बोल देते हैं, या एशियाटिक जो कॉटन होती है, ये इनका नाम है, किसका, इन दोनों का। और ये दोनों जो होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, और ये जो दोनों होते हैं ये टेट्राप्लॉयड होते हैं। टेट्रा मतलब 13, 13 का 4 52। तो याद रखना ये 2 स्पीसीज होते हैं, इनको कहा जाता है, एक तो न्यू, इसको ओल्ड बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यू वर्ल्ड। क्या बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड, इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और कहा जाता है इसको अमेरिकन कॉटन। याद रखना ये जो गॉसिपियम हिरसुटम है, गॉसिपियम हिरसुटम है, इसको कहा जाता है क्या, अमेरिकन कॉटन। इसको बोल देते हैं अमेरिकन कॉटन, ठीक है। किसको बोल देते हैं, ये हिरसुटम। और सबसे ज़्यादा जो उगाए जाते हैं वो हिरसुटम ही उगाया जाता है। कौन सा, हिरसुटम। ये इंडियन वाले में ज़्यादा नहीं करते क्योंकि इसमें क्या बीमारी की भी समस्या बहुत ज़्यादा रहता है, जैसे बाल वार्म हो गया और सफ़ेद मक्खी हो गई इनका। और इनमें जो फाइबर जो रेशा होते हैं वो भी कम प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा उगाया जाता है हिरसुटम को, ठीक है। फिर आता है गॉसिपियम बार्बेडेंस, ठीक है, बार्बेडेंस। तो हीर बार याद रखना है, हीर बार जो है ये अमेरिकन कॉटन, ये दोनों हैं। ये जो है देसी कॉटन है, इन दोनों को कहा जाता है क्या, ओल्ड वर्ल्ड, इसको न्यू वर्ल्ड कहा जाता है। और इनको और क्या कहा जाता है, सी आइलैंड, ठीक है, सी आइलैंड या इजिप्टियन बोल देते हैं। इजिप्टियन मतलब मिस्र, पहले क्या बोलते हैं उसको, मिस्र बोलते थे, ठीक। तो इसको याद रखना। और इन सब में सबसे बेस्ट यानी किसका जो फाइबर रहता है वो ज़्यादा लेंथ रहता है, तो याद रखना इसका, चौथे वाला का, बार्बेडेंस का। बार्बेडेंस का जो रहता है हाईएस्ट फाइबर रहता है, ठीक है, मतलब इनका जो हाईएस्ट या हायर फाइबर लेंथ, सबसे ज़्यादा किसका लेंथ जो रहता है, तो इसका बार्बेडेंस का। लेकिन सबसे जो कम उगाया जाता है इसी को उगाया जाता है। पूरे जो जितना कॉटन का उगाते हैं उसका 0.2% ही क्या उगाया जाता है, बार्बेडेंस को उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो उगाया जाता है ये जो हिरसुटम होता है उसको 36%, ये हिरसुटम होता है उसको 36% एरिया में उगाया जाता है। 36% एरिया में किसको उगाते हैं, ये हिरसुटम को उगाते हैं। उसके बाद आ जाता है ये हर्बेसियम को, हर्बेसियम को उगाते हैं 17, कितने 17% जो एरिया रहते हैं उसमें उगाते हैं। और इसको उगाते हैं 10% में, कितना में उगाते हैं, 10% में उगाते हैं। याद रखना कितने प्रतिशत में, 10% में, ठीक है। आया समझ में, ये उल्टा हो गया, सॉरी। इसको 17% में उगाते हैं, ये हो जाएगा 17%,
और ये हो जाएगा क्या 10%। ठीक है, 10% एरिया में उगाते हैं। और हाइब्रिड जो कॉटन होते हैं, तो हाइब्रिड कॉटन को याद रखना 40% एरिया में उगाते हैं। ठीक है, याद रखना जो हाइब्रिड कॉटन होते हैं, किसको, हाइब्रिड जो कॉटन होते हैं उनको 40% एरिया में उगाया जाता है। और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहाँ चारों प्रकार का जो ये जो स्पीसीज है, प्रजाति है, उनको उगाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दो चीज़ होता है, एक तो होता है सीड कॉटन और दूसरा होता है कॉटन सीड। ठीक, अब सीड कॉटन क्या होता है, सीड कॉटन मतलब क्या होगा, जो सीड रहेगा यानी बीज रहेगा, सीड प्लस लिंट मतलब क्या होता है, ये जो फाइबर होते हैं, ये जो रेशा होता है उसको कहा जाता है लिंट। क्या कहा जाता है, लिंट कहा जाता है। ये जो फाइबर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, लिंट कहते हैं। तो याद रखना सीड कॉटन किसको बोलेंगे, तो इसके अंदर भी सीड होगा और ये जो रेशा है ये जो है वो क्या है, सीड कॉटन है। ये क्या है, सीड कॉटन है। और दूसरा जो होता है कॉटन सीड, क्या होता है, कॉटन सीड क्या होता है, सीड प्लस विथआउट, मतलब सीड विथआउट फाइबर, या बोल सकते हैं लिंट। याद रखना इसको कि ये जो फाइबर होते हैं उसको लिंट कहा जाता है। तो कॉटन सीड किसको कहेंगे, मात्र ये जो सीड रहेगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, कॉटन सीड है। क्या है, कॉटन सीड। और जैसे हम लोग ये रेशा निकालते हैं, लंबा लंबा जो रेशा रहता है, लिंट निकाल देते हैं, उसके बाद ये उनके छोटे छोटे ये पाया जाता है, उनके ऊपर में छोटा छोटा लेयर पाया जाता है, या छोटा छोटा जो क्या कहा जाए, एक फाइबर पाया जाता है, उसको कहते हैं फज। क्या कहते हैं, फल। ये दोनों चीज़ को याद रखना। लिंट किसको बोलते हैं, तो लॉन्ग जो रेशा पाया जाता है उसको बोलते हैं क्या, लिंट कहा जाता है। फर्स्ट क्या, तो इनके जो सीड के चारों ओर क्या रहेगा, ये सीड रहता है, इन सीड के चारों ओर ये फाइबर पाया जाता है, उसको कहा जाता है क्या, फज। क्या कहा जाता है, फज कहा जाता है। कि दोनों चीज़ को याद रखना, बहुत कंफ्यूजन करता है कि कॉटन सीड और सीड जो कॉटन है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जो सीड कॉटन होते हैं उसमें सीड भी रहेगा और रेशा भी रहेगा। कॉटन सीड में क्या, कॉटन सीड मतलब कॉटन का सिर्फ सीड रहता है और ऊपर में थोड़ा छोटा छोटा उसमें फाइबर पाया जाते हैं, रेशा पाया जाता है, उसको कहते हैं फज। क्या कहते हैं, फज कहते हैं। तो इससे संबंधित एक क्रिया होता है डीलिंटिंग या डीफजिंग। देखो डीलिंटिंग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, डीलिंटिंग मतलब ये वाला जो रेशा निकालते हैं उसको डीलिंटिंग बोलते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या करते हैं, ये जो फाइबर रहते हैं, ये जो सीड के ऊपर जो फाइबर रहते हैं उसको बोलते हैं डीफजिंग या डीलिंटिंग, वही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। भले अब इसका नाम को क्या बोलते हैं, डीलिंटिंग बोल दिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ये वाला निकाल रहे हैं, उसको अलग कहा जाता है, उसको कहा जाता है जिनिंग। क्या कहा जाता है, जिनिंग। ये वाला जो फाइबर निकालेंगे उसको बोलते हैं जिनिंग, इसको क्या बोलते हैं, जिनिंग बोलते हैं। और ये वाला जो फाइबर रहेगा, मतलब सीड के जो चारों ओर फाइबर रहेगा, जैसे ये सीड हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सीड हो गया, और इसके चारों ओर क्या है, फाइबर पाए जा रहे हैं। ये जो फाइबर है माने जाए, ये जो फाइबर है इसको हम लोग निकाल रहे हैं तो वो कहलाता है जिनिंग। क्या कहलाता है, जिनिंग। लेकिन क्या है, एक छोटा सा सीड है और सीड के चारों ओर क्या है, जैसे ये सीड दिख रहा है, इस सीड के चारों ओर रेशा है, उसको कहते हैं क्या, फजिंग, डीफजिंग। क्या कहते हैं, डीफजिंग। तो इन चीज़ को याद रखना, डीफजिंग किसको कहते हैं, तो ये जो सीड जो रहता है उसके जो रहता, अब ये है कि ये जो सीड के चारों ओर छोटा छोटा जो रेशा है उसको क्यों करते हैं, तो उसको इसलिए निकाला जाता है। और इसको किसके सहायता से निकालते हैं, तो याद रखना सल्फ्यूरिक एसिड, किसके, H2SO4 का जो सॉल्यूशन रहता है, तो 10:1 का सॉल्यूशन में इसको डुबा के निकालते हैं। इसको इसलिए निकालते हैं, अगर ये नहीं निकलेगा तो इसके ऊपर में क्या है, जो इंसेक्ट है यानी कीड़ा रहता है, उनका अंडा वगैरह भी हो सकता है, या जो फंगस वगैरह है,
जो फंगस होता है उनका एग वगैरह या जो स्पोर्स वगैरह वो हो सकता है, या ये क्या होता है जब हम सोइंग करेंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा, इसीलिए क्या करते हैं ये जो वाला जो फज होता है उसको निकालते हैं ताकि जर्मिनेशन अच्छे से हो, उसमें जो भी पैथोजन वगैरह है वो मर जाए, कीड़ा वगैरह है वो मर जाए, ठीक है, और अच्छे से जर्मिनेशन हो जाए, इसलिए जो प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं डी फजिंग या डी लिंटिंग, ठीक है। और एक होता है जीनिंग, क्या होता है जीनिंग। तो जीनिंग क्या होता है, जब ये जो लिंट रहता है उसको हम लोग निकालते हैं, उसको जीनिंग बोलते हैं। और जीनिंग का जो मतलब सेपरेशन ऑफ फाइबर, रेशा को जो हम लोग निकालने की क्रिया होता है उसको जीनिंग बोलते हैं। जीनिंग परसेंटेज को पूछा जाता है, याद रखना 30 से 35% तक होता है। कॉटन सीड में जो जीनिंग होता है मतलब एक कॉटन रहेगा उससे कितना प्रतिशत रेशा प्राप्त हो सकता है, तो होता है 30 से 35%, ठीक है। कितना प्रतिशत, 30 से 35%, इसको याद रखना। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल एंड क्लाइमेट। तो सॉइल की बात करेंगे तो इसका जो सॉइल रहता है, कैसा सॉइल चाहिए रहता है, तो इनका जो सॉइल रहता है ब्लैक कॉटन सॉइल चाहिए। कैसा, ब्लैक सॉइल, या इसी को बोल देते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल। कैसा चाहिए, इनका जो मतलब अच्छा से ग्रो हो सके, तो ब्लैक कॉटन जो सॉइल होता है या ब्लैक जो सॉइल होती है, ब्लैक कॉटन भी बोल देते हैं और ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं। तो ब्लैक सॉइल जो होता है सबसे अच्छा रहता है, और इसका पीएच जो है 5.5 से 7.5 तक जो पीएच रहता है, मृदा का जो पीएच रहता है उसके लिए बेस्ट रहता है। और ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छे होना चाहिए। ब्लैक कॉटन सॉइल में क्या होता है, पानी जब उसमें पड़ा तो पूरा एकदम मतलब ऐसा हो जाएगा, मतलब एकदम चिपचिपा हो जाएगा, आप उसमें चल नहीं पाओगे। और वही अगर यही जो ब्लैक जो सॉइल है यानी काली जो मिट्टी है वो क्या है, अगर उसमें नमी नहीं है तो पूरा खेत क्या होता है, फट जाता है। और जब हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं मतलब ढेला टाइप का हो जाता है, मतलब बड़ा उसमें जो कॉर्ड्स होते हैं वो निकलते हैं, तो ये परेशानी होती है। क्लाइमेट की बात करेंगे तो याद रखना ये कौन सा सीजन का क्रॉप है, तो खरीफ का है। कौन सा सीजन का है, खरीफ सीजन का फसल होता है। इसके लिए जो जर्मिनेशन के लिए मतलब फसल को हम लोग उगाते हैं, जिस समय जर्मिनेट होना रहता है, अंकुरण होना रहता है, उसके लिए जो जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो चाहिए रहता है 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना चाहिए रहता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है। जर्मिनेशन के लिए कितना तापमान चाहिए, 16 डिग्री तापमान चाहिए। और वही क्या है, फ्लोरिंग के लिए या वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, किसके लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ। वेजिटेटिव जो ग्रोथ होता है वानस्पतिक वृद्धि के लिए उसको चाहिए रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कितना चाहिए रहता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है। और 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखना, कितना, 27 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है। और फ्रूटिंग के लिए चाहिए रहता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रूटिंग के लिए कितना चाहिए रहता है, फ्रूटिंग के लिए चाहिए रहता है इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसको याद रखना। और ये तो हो गया क्लाइमेट। और ये रेनफॉल, एनुअल जो रेनफॉल कितना होना चाहिए वहाँ पे उगा सकते हैं। जो वार्षिक वर्षा कितना है, तो 500 से 700 mm वाले जो क्षेत्र हैं जहाँ पे वार्षिक वर्षा होता है वहाँ पे इसको आसानी से हम लोग उगा सकते हैं। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, याद रखना। सिर्फ ये याद रखना, कॉटन के लिए यानी कपास के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सा होता है, तो ये काली मिट्टी होती है। महाराष्ट्र जो एरिया रहता है और जो गुजरात का कुछ क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे देखना कॉटन वगैरह की जो खेती होता है वो बहुत अच्छे से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीड रेट की, कौन कौन से स्पीसीज़ होते हैं, उनका सीड रेट कितना होता है, स्पेसिंग कितना रहता है इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं देसी कॉटन। देसी कॉटन का जो सीड रेट रखता है वो याद रखना ये रहता है 10 से 18 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है। इसको करते हैं 67.7 × 30 सेंटीमीटर की स्पेसिंग में इसको उगा सकते हैं। दूसरा जो है अमेरिकन कॉटन, तो अमेरिकन कॉटन का याद रखना ये रहता है 18 से 25 kg। कितना रहता है, 18 से 25 kg। इसको 67.7 × 30 सेंटीमीटर के जो स्पेसिंग है उसमें लगा सकते हैं, इतना डिस्टेंस में पौधे को लगा सकते हैं। हाइब्रिड कॉटन की बात करेंगे कि हाइब्रिड कॉटन में कितना लगता है, तो हाइब्रिड कॉटन में लगता है 2 से 3 kg मात्र पर हेक्टेयर। याद रखना, यहाँ क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा हाइब्रिड क्वेश्चन का है, हाइब्रिड का सीड रेट पूछता है। और बीटी कॉटन का आगे हम लोग पढ़ेंगे, बीटी कॉटन क्या होता है, तो इसका लगता है
2 से 3 kg, क्योंकि इसमें स्पेसिंग भी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रखते हैं, 100 इंटू 60 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना? 100 इंटू 60 सेंटीमीटर का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है वो रखा जाता है, याद रखना। और ऑप्टिमम जो पॉपुलेशन कितना होता है तो याद रखना कितना रहता है, 50,000 से 80,000 पौधा प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितना पौधा आ जाता है? ऑप्टिमम तो रहता है 50,000 से 80,000 तक पौधा आ जाता है। अगर एवरेज की बात करेंगे तो 66,000, कितना? 66,000 पौधा होना चाहिए 1 हेक्टेयर में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बीटी कॉटन का सीड रेट कितना लगता है, तो 1 से 1.5 kg, याद रखना कितना? 1 से 1.5 kg प्रति हेक्टेयर। मोस्ट ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कितना? 1 से 1.5 kg लगता है। इसमें प्लांट की संख्या कितने होते हैं, तो इसमें प्लांट जो रहते हैं 1600 प्लांट लगते हैं। कितना लगते हैं? 1600 प्लांट्स पर हेक्टेयर लगते हैं। कितना? 1600 जो प्लांट होते हैं पर हेक्टेयर लगते हैं, इसको याद रखिएगा। 1600 जो प्लांट है वो लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका 10,000 कितना है? 10,000 कन्फर्म कर लेते हैं, 10,000 था कंप्यूटर से। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं सीड रेट कितना रहता है तो इसको। नेक्स्ट बात करते हैं सोइंग टाइम कि कौन कौन सा टाइम में सोइंग करना चाहिए। तो इसमें याद रखें नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत जो होते हैं उसमें जो सोइंग टाइम होता है वो लास्ट में होता है। ठीक है, क्या रहता है? लास्ट में। लास्ट मई जो रहता है उसमें इसमें सोइंग करते हैं। इस टाइम जो रहता है वो सबसे अच्छा रहता है। या तो हम लोग बोल सकते हैं मतलब मई का जो लास्ट रहेगा या पहला जो मई रहेगा, महीने का जो फर्स्ट जो फोर्थ नाइट रहता है सबसे बेस्ट है, तो ऐसे मई में करते हो लास्ट रहता है। लेकिन उससे भी अच्छा अगर आप उगाना चाहेंगे तो और अच्छा से आप उगा सकते हैं किसमें? फर्स्ट फोर्थ नाइट में, मतलब 15 स्टार्टिंग के 1 से 15 जो दिन हो रहेगा, मतलब महीना के पहले 15 दिन जो रहेगा उसमें आप अच्छे से उगा सकते हैं। किसको? नॉर्थ इंडिया में उगाते हैं ये जो कॉटन रहता है उसको। सेंट्रल इंडिया में बात करेंगे तो ये जो रहता है लास्ट जून टू फर्स्ट वीक जुलाई के पहले सप्ताह और जून के जो लास्ट जो रहता है उसमें उगाते हैं। किसमें? नॉर्थ इंडिया में उगाते हैं, सेंट्रल इंडिया में। किसमें? सेंट्रल यानी मध्य जो भारत होता है वहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं साउथ इंडिया में कब करते हैं, तो सितंबर अक्टूबर में। कब करते हैं? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर यानी साउथ इंडिया मैंने समझ जाना जो तमिलनाडु एरिया है वहाँ पे। तमिलनाडु एरिया में कहाँ करते हैं? सितंबर अक्टूबर में करते हैं। एक आप आता है अल्ट्रा नेरो रो, क्या कहते हैं इसको? अल्ट्रा नेरो रो। ये क्या होता है? तो ये जो अल्ट्रा नेरो रो है इसको डेवलप किया गया था यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए यानी अमेरिका में इसको डेवलप किया गया था। इसमें क्या होता है कि पौधे की जो दूरी रहता है वो बहुत ही पास रखा जाता है। इसमें जो पौधे और जो रो का स्पेसिंग होता है, मतलब पौध टू पौध और कटार टू कटार का जो दूरी रहता है वो 19 × 19 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 19 × 19 सेंटीमीटर होता है। इसमें बहुत ही पास में रखा जाता है। इसमें जो टोटल जो पौधे की संख्या होते हैं 2,77,000 होते हैं। ठीक, कितना होते हैं? 2,77,000 पौधे होते हैं प्रति हेक्टेयर। इसको इसलिए पास में लगाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की संख्या हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, ये पौधे की संख्या हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कॉटन आ सकता है। और जो बहुत सारे जो बीमारी वगैरह होते हैं, कीड़ा वगैरह जो रहता है उनको बचाने के लिए यूएसए में ये टेक्निक किया जाता है। तो ये तीनों पॉइंट को याद रखिएगा। ये कहाँ डेवलप किया गया है? तो यूएसए में। कितना स्पेसिंग रखा जाता है पौधे से पौधे और कतार के बीच में? तो 19 × 19 सेंटीमीटर रखते हैं। और याद रखना, और ये जो प्लांट जो रहते हैं इनमें टोटल 1 हेक्टेयर में कितना पौधा आ सकता है? तो कितना रहता है? 2,77,000 पौधा आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका वैराइटीज़ के बारे में, कौन कौन सी इनका वैराइटीज़ होते हैं। तो जो
अर्बोरियम जो होते हैं, अर्बोरियम का कौन कौन, क्योंकि ये वैरायटी आपको रटने वाली चीज़ होते हैं, तो लोहित है और वीरनार, लोहित और वीरनार किसका है, अर्बोरियम का है, ठीक है। और हर्बेशियम जो है, यानी ये दोनों कौन सा है, इंडियन कॉटन है, क्या है, इंडियन कॉटन, यानी जो देसी कॉटन है उनका है। दिग्विजय, संजय, हर्बेशियम का क्या है, दिग्विजय और संजय है, क्या है, दिग्विजय और संजय। हिरसूटम का याद रखना, गंगा नजर, अगेती, बीकानेरी, ठीक है, महालक्ष्मी। और बारबेडेंस का याद रखना, सुवीन एंड सुजाता, सुवीन एंड सुजाता, इसको याद रखना। ये जो याद है, ये महालक्ष्मी जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महालक्ष्मी जो है किसका वैरायटी है, तो याद रखना कॉटन का है, किसका है, कॉटन। कुछ हाइब्रिड वैरायटी है उनको भी बात कर लेते हैं। तो एक जो हाइब्रिड वैरायटी होता है H4, H4 जो है, ये जो है फर्स्ट कमर्शियल वैरायटी है, फर्स्ट कमर्शियल वैरायटी है किसका, कॉटन का, याद रखना। फर्स्ट कमर्शियल यानी व्यावसायिक जो किस्म है वो कौन सा, H4 वैरायटी है। इसको क्या है, एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर C.T. पटेल, जो कि गुजरात के थे, और गुजरात के एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे गुजरात में, और को भी कहाँ, सूरत में, ठीक है। तो 1970 में ये जो वैरायटी है उसको रिलीज़ किया था। H4 यानी हाइब्रिड 4 कॉटन का जो वैरायटी है वो फर्स्ट कमर्शियल वैरायटी है। इसको एक गुजरात के जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर C.T. पटेल, उन्होंने 1970 में इसकी खोज किया था या डेवलप उसको किया था, ठीक है। पहला वैरायटी का डेवलप किसने किया था, डॉक्टर C.T. पटेल ने, ठीक है, याद रखना डॉक्टर C.T. ये क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो क्या थे, ये थे इंट्रा हिरसूटम। इंट्रा मत देखो, एक तो होता है इंटर होता है, दूसरा होता है इंट्रा। इंटर मतलब सुने होंगे इंटर कास्ट, इंटर कास्ट जो शादी होता है ऐसा सुने होंगे। इंटर कास्ट मतलब होता है अलग अलग जाति, इंटर कास्ट मतलब होता है अलग अलग जाति, और इंट्रा मतलब होता है सेम सेम। मतलब ये जो हिरसूटम जो है, हिरसूटम हम उसके स्पीसीज़ है, तो दो हिरसूटम जो उसके स्पीसीज़ है, उसके वैराइटीज़ थे, उनके बीच में क्रॉस करके ये बनाया गया है, कौन सा, H4। तो किसका गॉसिपियम जो यानी G47 67 हो गया, G67 हो गया, और अमेरिकन नेक्टरलेस, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा के ये बनाया गया। इसको याद रखना कौन कौन सा, ये जो G67 है और अमेरिकन नेक्टरलेस है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके बनाया गया है, ठीक है। और दोनों ही क्या थे, हिरसूटम का ही एक वैरायटी है, किसका, हिरसूटम। हिरसूटम को याद रखना अमेरिकन कॉटन कहा जाता है, उससे याद रखना। और किसने डेवलप किया गया, डॉक्टर C.T. पटेल ने। दूसरे वैरायटी की बात करेंगे तो वारालक्ष्मी, क्या है, वारालक्ष्मी, इट इज़ द, ये क्या है, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड वैरायटी। इंटर स्पेसिफिक, देखो इंट्रा था, ये इंटर है, इंट्रा और इंटर। इंटर मतलब हो गया दोनों ही किसका रहता है, इंटर मतलब होता है अलग अलग, इंटर मतलब अलग, इंटर कास्ट अलग अलग जाति, वैसे इंटर। तो ये एक हिरसूटम और बारबेडेंस के बीच में क्रॉस कराया गया, और वो भी कहाँ, धारवाड़। और धारवाड़ क्या है, ये USA नहीं है ना, याद रखना, ये USA नहीं है, US ऐसा मतलब USA नहीं है, इसको गलत मिली है। ये जो है कहाँ है, कर्नाटक में है, कहाँ पे है, कर्नाटक में, याद, धारवाड़ कहाँ है, कर्नाटक में, याद रखना। तो ये अलग अलग जो स्पीसीज़ है उनके बीच में क्रॉस कराया था। कौन कौन सा जो स्पीसीज़ है वो याद रखना है, हिरसूटम है और बारबेडेंस है। गॉसिपियम, हिरसूटम और बारबेडेंस जो है, इन दोनों के बीच में क्रॉस करके इसको बनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है MCU5, क्या होता है, MCU, इसका जो स्टेपल होता है, स्टेपल मतलब हो गया इनका जो फाइबर वगैरह जो रहते हैं वो लंबे रहते हैं। मारू विकास, ये जो वैरायटी है वो राजस्थान के लिए सुने होंगे, ढोल मारू करके, वैसे ही याद रखना मारू जो है किसके लिए है, राजस्थान के लिए रहता है, ठीक है। किसके लिए वैरायटी है ये, राजस्थान के लिए अच्छे है, हमारे छत्तीसगढ़ के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सविता और सूर्या, याद रखना सविता और सूर्या, ये भी हिरसूटम का ही हाइब्रिड वैरायटी, किससे रिलीज किया गया, हिरसूटम जो स्पीसीज है उसका है, कौन सा, सविता सूर्या। और ये है धन लक्ष्मी, ये क्वेश्चन भी याद रखना, महालक्ष्मी, धन लक्ष्मी, ये किसका वैरायटी है, कॉटन का, यानी कपास का ही वैरायटीज है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र। तो मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र से कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं अगर वो देसी किस्म है। कौन सा है, देसी जो किस्म है, तो देसी किस्म के लिए इसको रखा जाता है 40, ठीक है, और 20 kg NPK, ज़्यादा देसी के लिए करते नहीं हैं। अगर वही अमेरिकन कॉटन है, अमेरिकन कॉटन, उसके लिए रखते हैं 90, 40, 90, 60, 40। इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसको पढ़ना भी मत, कोई मतलब का नहीं है इससे,
क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट बात कर देते हैं हाइब्रिड कॉटन। तो हाइब्रिड कॉटन में ज़्यादा लगता है, इसमें हाइब्रिड कॉटन में लग जाता है 100 से 120 kg नाइट्रोजन रहता है, और ये रहता है 60 से 80 kg होता है फास्फोरस, ये हो गया N, और 40 से 50 kg होता है NPK, मतलब ये हो गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों चीज़ का। यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आता है, कोई मतलब याद कर लो ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन स्टेज के किन किन इरिगेशन देना है। इसके लिए तो क्या है 500 से 700 जो वार्षिक वर्षा होता है, यहाँ हम लोग इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसके लिए दो सबसे मेन है, एक तो होता है पहला होगा फ्लावरिंग स्टेज, यानी बिफोर जो फ्लावरिंग होता है प्री फ्लावरिंग के टाइम में आपको इरिगेशन देना है। दूसरा हम लोग इरिगेशन की बात करें किस समय देना है, तो इनका जो बॉल बनता है, बॉल या जो कैप्सूल होता है उस समय इनको देना चाहिए, बॉल फॉर्मेशन होता है, इन दोनों टाइम में इरिगेशन देना चाहिए। ये दोनों स्टेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होते हैं, जैसे लिंट परसेंट कितना होता है 33, ये अप्रॉक्स है। अगर एवरेज की बात करेंगे तो 30 से 35% क्या होता है लिंट परसेंट मतलब गिनिंग, जो गिलिंग का रेंज मतलब रेशा को निकालना, इस पर याद रखें। अगर वही क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो फाइबर होते हैं उसकी मैच्योरिटी को कैसे मतलब रेशा जो है वो मैच्योर कैसे हुआ है, इसको किससे नापते हैं, तो एरोमीटर से नापते हैं, एरियलोमीटर से नापते हैं, याद रखना। और वही थिकनेस कितना मोटा है, फाइबर जो है रेशा है कितना मोटा है, थिकनेस है, उसको किससे नापते हैं, नेपीनेस से। थिकनेस। स्पिनिंग परफॉर्मेंस इसको किससे करते हैं, तो नंबर ऑफ काउंट्स होते हैं, मतलब उसको एक प्लेट्स रखते हैं, उनमें कितने रेशा है, इनको 5 काउंट करते हैं, इसको याद रखना। 1 बॉल इक्वल टू कॉटन का होता है 170 kg। बॉल जो है मतलब इनका एक यूनिट है, एक बॉल मतलब कितना हो सकता है, तो 170 kg ये किसका है, कॉटन का। और जूट का याद रखना, जूट का कितना है 180 kg। 180 kg 1 बॉल इक्वल टू 180 kg होता है जूट का। फिर टॉक्सिक पिगमेंट, तो ये तो बता दिया है, गॉसिप ऑयल की वजह से टॉक्सिक पिगमेंट होता है इनके सीड में। और ये जो फाइबर क्या होते हैं, तो सीड कोड के चारों ओर मतलब इनका बीच के जो चारों ओर एक क्या एपिडर्मल सेल होते हैं, क्या एपिडर्मल जो सेल होते हैं वही होते हैं। देखना उनका अगर बात करें फर्स्ट वाले में, देखना ये जो उनका सीड तो इनके अंदर में रहते हैं, सीड क्या रहते हैं इनके अंदर में रहते हैं। तो ये जो बाहर जो आप रेशा जो है वो रेशा क्या है, एपिडर्मल सेल है, क्या सीड कोट के बाहर एपिडर्मल जो सेल रहता है वही चीज़ है। ये हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं बीटी कॉटन क्या होता है। देखो कॉटन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमर्शियल या कैश क्रॉप मतलब जिसको काटने के बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद तुरंत ही बेचा जा सकता है, तो ये कैश क्रॉप में भी आता है। तो याद रखना है ये जो कपास होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मतलब जो कीट होते हैं, एक तो बॉल वार्म होता है, तो बॉल वार्म 3 तरह से होता है। एक तो अमेरिकन होता है, अमेरिकन बॉल वार्म, ये जो आप देख रहे हैं ना ये बॉल वार्म उसका लार्वी है, अमेरिकन बॉल वार्म होता है। एक होता है पिंक या गुलाबी लार्वी, और एक होता है स्पॉटेड यानी धब्बादार इल्ली मतलब समझ जाना लार्वी है। तो 3 तरह से इसमें होते हैं मेजर, ये जो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। वैसे तो इसमें वाइट फ्लाई हो गया यानी सफ़ेद मक्खी होते हैं वो भी होता है, और बहुत से ज़्यादा कीट वगैरह होते हैं, लेकिन इन सब में ज़्यादा जो होते हैं बॉल वार्म, इनको क्या कहा जाता है तीनों को बॉल वार्म, अमेरिकन बॉल वार्म, गुलाबी यानी पिंक बॉल वार्म, धब्बादार यानी जो स्पॉटेड बॉल वार्म। तो ये तीनों तरह से पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान करता है वो करता है अमेरिकन जो बॉल होते हैं वो अमेरिकन। इनसे क्या होता है इतना ज़्यादा हानि हो जाता है, लगभग क्या है जो जितना हानि होता है उसका 40 से 70% जो होता है इन्हीं बॉल वार्मों की वजह से हो जाता है, पूरा नुकसान कर। देखो ये अंदर घुसने के बाद जो फाइबर कंटेंट होते हैं पूरी तरह से उसको खोखला करके खा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हमारा तो मेन जो चीज़ है वो फाइबर ही है, जो रेशा ही, अब रेशा ही नहीं रहेगा तो हमारा उत्पादन कम होगा, तो ये ज़्यादा नुकसान करते हैं। अब क्या किया गया था, ये जो बीटी कॉटन होते हैं वो ये जो है बीटी कॉटन जो डेवलप किया गया था वो कैसे डेवलप किया गया था, तो याद रखा ये जो बीटी कॉटन है तो एक जो मृदा में पाए जाने वाला बैक्टीरिया था
क्या, मृदा यानी सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, मृदा सॉइल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया का नाम था बैसिलस थुरिंजेंसी। ठीक, क्या है, थुरिंजेनेसिस, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं बीटी। क्या बोलते हैं, बीटी। ये कहाँ पे पाया जाता है, मृदा। तो ये जो इनके लिए टॉक्सिक है, मतलब कितने जहरीला, इसमें एक जीन पाया जाता था, कौन सा जीन है वो, Cry1AC जीन। ये जो मृदा में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया था, उस बैक्टीरिया में एक जीन था, कौन सा, Cry1AC, जो ये जो बॉल वॉर्म होते हैं उनके लिए क्या करता है, टॉक्सिक करने का काम करता था, जहरीला करने का काम करता था। तो इस जो जीन है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया किसमें, कॉटन में। किसमें ट्रांसफ़र कर दिया, ये कॉटन की जो वैरायटी है उसमें। अब उनके वैराइटीज़ में भी क्या हो गया, ये रेसिस्टेंट हो गया, मतलब उनको वैराइटीज़ में अगर ये खा रहे हैं तो उनके लिए टॉक्सिक हो गया। तो याद रखना ये कौन सा है, बीटी जो कॉटन है, ये जो वैरायटी रिलीज़ किया गया था, मृदा में पाए जाने वाला एक बैक्टीरिया था, बीटी बैसिलस थुरिंजेंसिस, ये जो है इसको डेवलप किया गया था। और इसको ट्रांसफ़र करके इसमें कौन सा जीन पाया जा रहा था, उसमें पाया जा रहा था Cry-AC जीन। कौन सा, Cry-AC जीन पाया जा रहा था, और इसको ट्रांसफ़र कर दिया किसमें, इनके जो वैराइटीज़ वगैरह रहते हैं उनमें कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हो गया, रेसिस्टेंट हो गए। क्या है, किसके लिए रेसिस्टेंट हो गया, ये जो जितने भी कीड़ा वगैरह होते हैं बॉल वर्म, उनके लिए रेसिस्टेंट हो गए। इसकी जो है सबसे पहले इसको डेवलप किसने किया गया था, तो अमेरिका का कंपनी था। क्या था, मॉन्सेंटो। ये कहाँ का कंपनी है, ये है अमेरिका का एक कंपनी है, इन्होंने डेवलप किया गया था। ठीक है, याद रखना। और इंडिया में बीटी कॉटन को कब लाया गया था, तो इंडिया में लाया गया था 2002 में। कब आया गया था, 2002 में इंडिया में बीटी कॉटन आया था। याद रखना, इंडिया में कब आया था, 2002 में इंडिया में। भारत में कब आया था, 2002 में आया था। इसको क्या है, 1993 में अमेरिका के द्वारा एक अप्रूवल किया गया था। तो उनको अप्रूवल मिला था 1995 में। कब मिला था, 1995 में अमेरिका, मतलब अमेरिका में कब उगाया गया था, तो ये 1995 में। चाइना में उनको अप्रूवल मिला था 1997 में। कब मिला था, 1997 में। कहाँ मिला था, चीन में। और हमारे भारत में 2002 में। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ये पूछा जा सकता है भारत में जो बीटी कॉटन है उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो याद रखना 2002 में। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, बाकी ये जो है वो तो दूसरे देश के लिए तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना। ठीक है, और इसमें जो एक प्रोटीन पाया जाता है जो टॉक्सिक होता है इनके लिए, उसको कहते हैं क्राई प्रोटीन। क्या बोलते हैं, क्राई प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन होता है जिसमें क्या होता है, टॉक्सिक होता है इन जो कीड़े होते हैं बॉल वर्मा, तो वो है क्राई प्रोटीन। क्या है, क्राई प्रोटीन, इसको याद रखना। नेक्स्ट एक होता है रिफ्यूजियल स्ट्रेटजी। ठीक है, रिफ्यूजियल जो स्ट्रेटेजी जो है वो क्या चीज़ होते हैं, तो ये जो हो हमारा खेत है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बीटी कॉटन लगा देते हैं पूरा एरिया में। बीटी कॉटन 80% एरिया में क्या लगा दिए, बीटी कॉटन। और बाकी जो बचा 20% एरिया में, तो 20% एरिया में अन्य जो स्पीसीज़ होते हैं कॉटन का उसको लगा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, अन्य स्पीसीज़ को लगा देंगे। और इसमें लगा देते हैं क्या, बीटी कॉटन को। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो बॉल वर्म वगैरह आए, वो अगर कीड़ा वगैरह जो बॉल वर्म है वो खा रहे हैं, तो ये जो 20% है उसको खाए, इसको ना खाए। क्योंकि अगर क्या बार बार जो बीटी कॉटन में भी ये जो कीड़ा आते जाएंगे तो बीटी कॉटन के प्रति क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन के प्रति रेसिस्टेंट हो जाएगा, मतलब बीटी कॉटन भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो रेसिस्टेंट ना हो करके क्या करते हैं, जो हमारे फसल होते हैं तो फसल के चारों ओर 20% अन्य जो कॉटन होते हैं बीटी कॉटन के अतिरिक्त 20% दूसरा जो फसल होता है कॉटन का उसको लगा देते हैं
हैं ताकि ये जो बीटी कॉटन के प्रति रेसिस्टेंट ना हो कीड़ा जो है, इसलिए किया जाता है। तो इसको बोलते हैं रिफूजिया स्ट्रेटजी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है रिफूजिया जो स्ट्रेटजी है वो किससे संबंधित है। तो बस इतना याद रखना, कॉटन से संबंधित है। क्या करते हैं, 20% एरिया में अन्य कॉटन को लगा देते हैं और 80% में बीटी कॉटन को लगा देते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें फिजिकल डिसऑर्डर होते हैं, कुछ दैहिक विकार होते हैं, उनके बारे में। तो पहला जो होता है, एक होता है तीरक या बैड बॉल ओपनिंग, जैसे प्री मैच्योर ओपनिंग हो गया। ये कब होता है, एक तो हम बहुत ज़्यादा अर्ली सोइंग कर देते हैं तब होता है। दूसरा कब होता है कि जब क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। किसके कमी से, नाइट्रोजन की कमी से हो जाता है। या हम एल्कलाइन जो सॉइल होते हैं, क्षारीय जो मृदा होते हैं, उनमें हम इसको लगा देते हैं, तब ये तीरक जो होता है ये होने की संभावना रहता है। या बैड ओपनिंग, ये पूरी तरह से ढंग से खुल नहीं पाता है या एक पहले से ही फट जाएगा। इसको याद रखना चाहिए इन सब चीज़ को। एक रेड लीफ होता है, तो रेड लीफ होता है मैग्नीशियम की कमी से। किसकी कमी से, मैग्नीशियम की कमी से होते हैं। पत्तियां जो होते हैं रेड कलर के हो जाते हैं। कैसा हो जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। कई बुकों में आपको या कई वैज्ञानिकों का मानना ये है कि ये जो है नाइट्रोजन की कमी से भी होता है। ठीक है, लेकिन मेनली याद आपको ये रखना है ये किसकी वजह से होता है, मैग्नीशियम की कमी से। फिर आता है लिटिल लीफ। लिटिल लीफ मतलब होता है पत्तियों का छोटा छोटा हो जाना। लिटिल लीफ मतलब क्या होता है, पत्तियों का छोटा छोटा हो जाना। तो ये किसके कमी से होता है, तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये होता है जिंक के कमी से। किसके कमी से, जिंक के कमी से जो कॉटन यानी कपास की जो पत्तियां होते हैं वो छोटे छोटे हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिंकल लीफ कॉटन। ठीक है, मतलब उनके लीफ होते क्रिंकल, मतलब सिकुड़ जाएगा। तो ये जो होते हैं ये होता है मैंगनीज के टॉक्सिटी से, मतलब अधिकता से। बाकी जो है कमी से हो रहा है, याद रखना ये मैंगनीज की अधिकता से वजह से होता है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों को आप याद रखिएगा, ये दोनों पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, थैंक यू।